नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। दतिया में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही सियासत भी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गई। बीजेपी यह दावा कर रही है कि दतिया में कमल फिर से खेलेगा और कांग्रेस कह रही है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय ने जीत का भरोसा जताया है, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा के नाम पर फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। तो उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चुनाव आयोग की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि एएसपी ने भी पूरी ताकत से मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या दतिया में फिर कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस की वापसी फिर से होगी या तीसरी ताकत इस चुनाव का गणित बदल देगी। आज इसी दिलचस्प विषय पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई, तो वहीं नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान में जल्दबाजी की है। इसके बावजूद दावा किया कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। इधर आजाद समाज पार्टी ने भी इस चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस काम नहीं है। 40 साल से नहीं लड़ गया, 40 साल कानून लड़े, 80 साल से किसी को नहीं और काम के नाम पे जीरो है। एक काम नहीं कर रहे। वोट मांगने आते हैं। अभी कोई काम हो जाता था तो कहते थे हमारी खुद सरकार है, अब कैसे करें। अच्छा, अब लड़ेगा तो फिर अब कैसे बन जाएगी तेरी सरकार। अभी भी तो बीजेपी की है सरकार, है कि नहीं? फिर अब कैसे काम कराएगी। से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे। ये मुझे विश्वास है। वहां की जनता को कहना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मजबूत कीर्ति के साथ तैयार हो जाओ, ये चुनाव हमें जीतना। ये काम चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसे भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। दतिया विधानसभा उपचुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी तीनों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। अब सभी की नजर उम्मीदवारों के चयन, चुनाव प्रचार और जनता के रुख पर होगी। 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को होने वाला परिणाम तय करेगा कि दतिया की जनता किसके दावों पर मोहर लगाती है और किसके हाथ जीत की बाजी लगती है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, दतिया सीट की चुनावी तारीखों का ऐलान और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि यह सीट अपने आप में बेहद खास हो जाती है। इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं सचिन बघेल जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी ग्वालियर ब्यूरो है हमारे साथ। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया बाद में लूंगा, लेकिन सबसे पहले इस दतिया सीट का चुनावी समीकरण जरूर समझ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला जो है इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। यह भी बताया जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी मैदान में कूद गई है। विनोद शर्मा जी बखूबी समझते हैं वहां का क्या कुछ समीकरण है। विनोद जी, कैसे देखते हैं इस बार के दतिया के उपचुनाव के समीकरण को, क्योंकि 3 पार्टियां मैदान में है, कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, लेकिन आजाद समाज पार्टी भी वहां पर पहुंच गई है और ये सीट अपने आप में बेहद हाई प्रोफाइल है।
पूर्व गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा जी, और उसके बाद इस बार के समीकरण जो है वो कैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले जो चुनाव हुआ था उसमें दो ही पार्टी सामने थी मुख्य रूप से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कांग्रेस की तरफ से राजन भारती थे और बीजेपी की तरफ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति विपरीत है, जहां पर आजाद समाज पार्टी पिछले लगभग 1 साल से दतिया में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें दामोदर जो यादव है वो लगातार इस तरह के बयानबाजी देते रहे हैं और कहीं ना कहीं सवर्ण वर्सेस ओबीसी SC ST इस राजनीति को वो कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस को भी इससे नुकसान होगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इसमें माना जा सकता है। अभी जो स्थिति है वर्तमान में, अगर हम कहा जाए तो कुशवाहा समाज 33,000 है, जबकि यादव समाज 18,000 है और ब्राह्मण समाज लगभग 35,000 के करीब मतदाता है। तो 18,000 जो वोट हैं वो अपने आप में काफी महत्व रखते हैं। अगर दामोदर यादव जिस तरीके से सक्रिय हैं और लगभग माना जा रहा है कि उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना ही दिया है, आजाद समाज पार्टी ने, वो लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो यादव समाज का वोट है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोटर माना जाता है उसमें स्ट्रेंथ लगा सकते हैं और ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके साथ कांग्रेस में तो अभी साफ हो ही नहीं पा रहा है कि कौन प्रत्याशी रहेगा नहीं रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी अभी जब चर्चा की जा रही है तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। दतिया बड़ा टिपिकल इलाका है, हालांकि ये मानते हैं लोग कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में बेहद काम कराया है। दतिया का जो आज सवर्णीय विकास नजर आ रहा है वो नरोत्तम मिश्रा की वजह से रहा है। पिछली बार से लेकर अभी तक जब तक राजन भारती विधायक रहे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उनके नाम से दतिया में नहीं रही है, तो लोग इस बात को भी इस चुनाव में देखेंगे। और साथ ही जो पहले जैसा चुनाव था उसमें नरोत्तम मिश्रा एक तो अति उत्साही थे, साथ ही कुछ जो अति उत्साही के साथ साथ कुछ उनकी निगेटिविटी, जो उनके कार्यकर्ताओं से लोग नाराज थे वो देखने को मिला। लेकिन इस बीच उन्होंने हारने के बाद जनता के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, सारी चीजों को मैनेज यहाँ पर किया गया और जो सक्रियता नरोत्तम मिश्रा की देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं बतलाता है कि जो चुनाव है वो उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा और वही प्रत्याशी होंगे। मुझे लगता है कि औपचारिक घोषणा मात्र बाकी है। सचिन बघेल जी, ऐसा ही है क्या? अब तो सिर्फ घोषणा मात्र बाकी, बाकी भूमिका तो पूरी तय है। सचिन बघेल जी नहीं होगा ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। केंद्रीय कार्य समिति तय करने वाली है कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली बार जब चुनाव का परिणाम आया था तब बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 6-7 हजार वोटों का अंतर था विधानसभा चुनाव में, जिसके कारण से हम लोग उस चुनाव में विजय नहीं पाए थे। लेकिन निश्चित रूप से इस बार जो कांग्रेस जो मुख्य प्रतिनिधि थे राजेंद्र भारती जी, उनको अपराधी घोषित हुए, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित किया है और उससे कांग्रेस की भी मंशा और उनकी नियति भी दिखती है कि वो किस प्रकार के लोगों के साथ में रहती है और पूरी पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित तौर पर जनता जो है वो हमारे साथ खड़े रहने वाली है। जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय होगी। और दूसरा, आजाद समाज पार्टी जो है उसके बारे में एक बात की जा रही थी कि वो क्या करने वाली है। तो पिछले बार उनके 490 उनको वोट आए थे सारे के सारे, इस बार भी वो बहुत ज्यादा कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी सारी। तो इसलिए अभी लेकिन सचिन जी, भले ही आप आश्वस्त हैं लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, टाइमिंग को लेकर सवाल, बड़ी जल्दबाजी दिखाई आप लोगों ने, जल्दबाजी में तारीखों का ऐलान करवा दिया। ये ऐसा तो नहीं है, करना भी उनका सुना था उमंग सिंगार के उनके स्टेटमेंट को भी सुना मैंने आज कि बहुत जल्दी तो हमने कोई आधी रात को याकूब मेनन के लिए जैसे किसी देशद्रोही के लिए आधी रात को कोर्ट सुविधा खुलवा दी हमने भाई दतिया के विकास की बात है, जनता के हित की बात है। विधानसभा के जो जनता के हितों के और सीधे हित जो उनके सीधे प्रभावित होते हैं उनका चुनाव होता है विधानसभा। तो ये जो निकाय विधानसभा जिस प्रकार का जो चुनाव है उसमें अगर उम्मीदवार नहीं है तो जनता का विकास विरोध, जनता परेशान हो रही है और जनता ने जिनको विश्वास करके पहुंचाया विधानसभा के अंदर तो वो तो घोटालेबाज निकले वहां पर जाकर के। उन्होंने जो घोटाला करा या कहते जो भी चोरी करी जो भी करा उन्होंने तो वो तो कोर्ट ने सिद्ध करा। ये जनता के ऊपर विश्वास जाते ना जनता के साथ तो इसलिए जनता के विकास में किस बात की
खैर, लेकिन अभी तो बहरहाल जनता की तरफ से जनादेश मिला था उन्हें। ये अलग बात है कि पुराना मामला आप लोग खोज कर ले आए और उसके बाद जो है यहाँ पर जो सीट है जो फिर से खाली हुई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दतिया में उपचुनाव होने जा रहे हैं। बहरहाल मैं लौटता हूं आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश शर्मा जी। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं दतिया की इस चुनावी समीकरण को, क्योंकि किस तरह का ये दंगल होने वाला है और बीजेपी की तरफ से तो लगभग प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा और दूसरा त्रिकोणीय मुकाबला, अगर आजाद समाज पार्टी भी मैदान में इस तरह से आई है तो किसे नफा और किसे नुकसान इसका होने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश में दो दलीय प्रणाली है, तीसरी दल का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव माना नहीं जाता। एक आध सीट पर कभी होता है तो अलग बात है, अदरवाइज जो केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही जीत हार होती है, या तो कांग्रेस जीतती है भाजपा जीतती है। और दतिया का जो पिछला समीकरण था वो कुछ विशेष प्रकार का था, जिसके कारण राजेंद्र भारती जी की जीत हुई। और राजेंद्र भारती जी भी बहुत लोकप्रिय रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई एकदम से नए नवेले टाइप के व्यक्ति थे। वो भी काफी एक बार पहले भी वहां से विधायक रह चुके थे। इसलिए जो वहां की परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति, उसमें ये जो उपचुनाव है ये काफी मायने रखता है। और आज कोई भी जो विधानसभा क्षेत्र है वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो सरकार के विरुद्ध जाए और अपने विकास को जो है जो गति मिल सकती है उससे वो अपने आप वंचित होने की कोशिश करे। तो आमतौर पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन आमतौर पर जो जिस राज्य में जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव उसी के पक्ष में जाते हैं। तो ये माना जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जनता के बीच में उनकी गहरी पकड़ है। वो अन्य क्षेत्रों में चुनाव जिताने जैसी हैसियत रखते हैं। लेकिन चूंकि जैसा मैं अभी आपके ग्वालियर संवाददाता के माध्यम से सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कई बार कार्यकर्ता अति उत्साही होकर के, समर्थक अति उत्साहित होकर के कुछ बातें कह देते हैं जिसके खामियाजा जो है कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कुछ इसी प्रकार की बातें, और एक वो चूंकि होम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर के कुछ मर्यादाएं रहती हैं। पुलिस ऑटोमेटिक, चूंकि विभाग ही पुलिस का है वो, तो पुलिस ज्यादा दिखती है तो लोगों के मन में ये आता है कि यार ये तो पुलिस को ही साथ लेके चलते हैं। तो इस तरह की बातों ने उन्हें डैमेज किया और उसके कारण वो चुनाव हार गए। राजनीति भी हो सकती है क्योंकि वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जा सकते रहे हैं। और जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी तो भी ये चर्चा ही थी कि इनको नरोत्तम जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के एक समय पर संकट मोचक भी कहे गए थे, जिस समय कोविड का समय था, और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से आते हैं, बड़ा नाम है विनोद शर्मा जी। लेकिन क्या जो डैमेज था जिसकी वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सीट खो दी थी, अब वो डैमेज नरोत्तम मिश्रा ने जो है मैनेज कर लिया है? अब किस तरह के समीकरण है? दूसरा, और अगर नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस के पास ऐसा दमदार कौन सा प्रत्याशी होगा जिसे कांग्रेस लाकर आगे करेगी? क्योंकि नाम बताया जा रहा अवधेश नायक का, तो क्या अवधेश नायक नरोत्तम मिश्रा को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारी है, बिल्कुल उनकी तैयारी के तहत नायक उनको टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा को जब हार हुई थी दतिया से, तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वाकई जैसा अभी पार्टी कह रहे थे कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता अति उत्साहित थे, वो लोगों से कम मिल पाते थे। गृह मंत्री थे, पुलिस का एक तरह से आगे पीछे पहरा उनके रहता था, और स्वाभाविक है गृह मंत्री है, बीजेपी के संकट हो सकते तमाम उन पर दायित्व थे। अब क्योंकि जब उन्होंने देखा कि वाकई जो लोग थे वो नाराज थे, तो ऐसे नाराज वाले जो क्षेत्र थे वहां उन्होंने लगातार दौरा किए, लोगों से मुलाकात की। छोटे छोटे कार्यकर्ता जो ये मान के चल रहे थे कि दादा कहते हैं नरोत्तम मिश्रा को, उनके क्षेत्र में दादा कहते हैं, दादा का मतलब बड़ा भाई होता है। तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बात को, एक दो वीडियो भी सामने आए कि दादा हम तो आपके थे लेकिन आपने हमको तवज्जो नहीं दी, तो उन कार्यकर्ताओं को भी गले से लगाया। तो एक सशक्त कह सकते हैं कि कैंडिडेट रहे ये भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा, और उन्होंने जो डैमेज कंट्रोल पूरा लगभग इस तरह से कह सकते हैं कि कर लिया है। तो लोगों के बीच में पहुंचे, उनको ये बताने की कोशिश की हम लोगों को कि सत्ता नहीं होती जिस विधायक के पास, और जो विपक्ष के विधायक होते हैं उसके बाद उस क्षेत्र में विकास पूरी तरह से रुक जाता है। और वाकई दतिया में इसमें जो विकास है वो पूरी तरह से थम गया। लेकिन अब लोगों से ये भी वो कह रहे हैं, और हो सकता है चुनावी जब आएगा, चुनाव आता है तो प्रदेश के तमाम सत्ताधारी लोग पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं, तमाम वादे दावे सब कुछ किए जाते हैं।
तो जनता इस बात को तो कहीं ना कहीं स्वीकार करेगी कि क्षेत्र का विकास होने चाहिए। अभी जो विकास से दूर होते जा रहे हैं वो उन्हें मिलेगा। और जैसा कि राजेंद्र भारती की लोकप्रियता कम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो केस में फंसे, फिर उनको सजा हुई और सजा के बाद जिस तरीके से उनको उनका मिठाई के स्कूल हुई, तो ये जो क्षेत्र पहले भी माना जा रहा था कि राजेंद्र भारती बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरह की भी हवाएं जब तेज चली तो उनके जो समर्थक थे वो इस बात से भी डरे हुए थे कि अब उन्होंने दादा से लड़ाई ली है और ऐसा ना हो कि बाद में वो परेशान हो, फंसता ना पड़े। तो अब जो नरोत्तम मिश्रा का एक स्वर्णिम समय ये देखा जा रहा है, जो दतिया में हमारी लोगों से चर्चा हुई बात ठीक है, तो वो उनको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। और उनका कहना है कि सचिन बघेल जी, दतिया में जब राजेंद्र भारती विधायक बन गए तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि भेदभाव किया जा रहा है, दतिया में विकास नहीं हो रहा है। अब ऐसे में उपचुनाव है, अब चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? क्या चेहरा मुद्दा है या फिर स्थानीय जो विकास के कार्य हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो प्रभावी रहने वाले? क्या आप चेहरे पे ही चुनाव लड़ने वाले? देखिए, जनता, हम भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसलिए जनता का हित किसमें है और जनता के विकास के मुद्दे पर ही पार्टी लड़ने वाली चुनाव। तो इस प्रकार की बात है तो विधान, मतलब संविधान ने इतना अधिकार देती है, विधानसभा के अंदर जब कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है किसी भी स्तर के ऊपर, तो उसको संविधान ने इतने अधिकार दिए कि उसके अधिकारों को के ऊपर उसका हनन कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कहना है कि हमें विकास नहीं करने दिया, हमारे किसी प्रकार का भेदभाव हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। इन बातों का निराधार है सारी बातें। जिनको जो विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं वो किसी भी स्थिति में विकास कर सकते हैं सर। तो इसलिए कहना कि किसी को हमने किसी भावना के साथ में नहीं है। दूसरा ये है कि विषय हमारा मुद्दा निश्चित रूप से विकास ही मुद्दा है हमारा। दतिया का जो विकास इतने समय पर अवरुद्ध हुआ है, इतने समय में जो और दतिया का विकास, आज दतिया जो है पूरे मध्य प्रदेश में जितने विकसित शहर हैं उनकी दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था वो। लेकिन जब से ये राजेंद्र भारती जी आए थे उसके बाद से विकास बहुत परेशान हुई है और उसके कारण से जो है आज स्थिति निर्मित हुए थे। जनता के परेशान हुई विकास के लिए, जनता के लिए ही, भले ही जनप्रतिनिधि उनका विधायक कांग्रेस का हो, लेकिन सरकार तो आपकी थी, परेशानी होना ही नहीं चाहिए थी। सरकार, देखिए, सरकार का जो प्रतिनिधि कौन होता है, सरकार किसी की भी हो और विधायक कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसका माध्यम जनता के बीच में जाने का माध्यम कौन होता है? वो विधायक ही होता है ना। अगर विधायक ही जो है वो जनता के बीच में उपस्थित नहीं और विधायक ही जनता के साथ संवाद नहीं कर पा रहा है और विधायक ही अपराधी हो, अपराध बोध से ग्रस्त हो, उसके पीछे खड़े हुए लोग भी अपराध बोध से ग्रस्त हो, और उनके साथ में कैसे काम करेगी सरकार भी? तो सरकार के लिए भी काम करने के लिए प्रतिनिधि तो सरकार के लिए तब भी हो रही है ना, भले वो किसी भी पार्टी के नहीं है। अगर वही अगर योग्य नहीं है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? नहीं, ये इसीलिए क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि देखिए अब विधायक जो है वो कांग्रेस के, इसलिए उपेक्षित खुद को महसूस कर रहे थे और ये बताया कि भेदभाव यहाँ पर किया जाता है। बहरहाल चलिए, लौटता हूँ मैं आपके पास। सुरेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये लड़ाई कैसे देखा जाए? क्योंकि देखिए बड़ा चेहरा है और जातीय समीकरण की यदि हम बात करते हैं तो ब्राह्मण जो है निर्णायक भूमिका में है दतिया सीट में, ये कहा जाता है। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण है और ऐसे में कांग्रेस भी अवधेश नायक की यदि हम बात करते हैं तो ब्राह्मण पे ही दाव खेलना चाह रही है। तो ऐसे में ये लड़ाई ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण हो सकती है और ये कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए और प्रत्याशियों के लिए साख का सवाल है। देखिए, अवधेश नायक जी जो है वो भाजपा के ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और किसी कारणवश या उनको ऐसा लगा होगा कि भाजपा में अब नरोत्तम जी के सामने उन्हें टिकट नहीं मिल सकती तो कांग्रेस में चले गए। इसलिए पहली बात तो ये कि यदि बहुत नाराजगी भाजपा में नरोत्तम जी के प्रति होगी तब कोई अवधेश नायक जी को पूछेगा, अदरवाइज तो नहीं लगता मुझे। पर मैं एक बात पर आना चाहता हूं, आपके जो अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे। देखिए, हम सब लोगों को एक बात का जानना चाहिए कि ये कह देना बहुत सरल होता है कि विपक्ष का विधायक है इसलिए विपक्ष के विधायक की बातें नहीं मानी गई और विकास का काम ठप कर दिया गया। सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मेरे को तो 40 बरस हो गए पत्रकारिता में, तो उसमें ये देखने की बात रहती है कि विधायक जो है अपने क्षेत्र के लिए प्रस्ताव देता है और कोई प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ हो तब कोई को ये कहना चाहिए कि मेरे यहाँ काम ये दिया था प्रस्ताव और मेरा प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि जो प्रस्ताव दिए गए हैं ऐसा कोई उदाहरण दे ये माना जाना चाहिए कि विकास कार्यों में सरकार ने भेदभाव किया। सरकार के सामने यदि प्रपोजल ही नहीं जाएगा तो सरकार अपनी तरफ से जाकर के तो वह कहेगी नहीं कि आप विपक्ष वाले हो हमारे से और हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं।
ये तो आपको, जैसे सत्ताधारी दल है, विधायक है, वो भी तो यही प्रस्ताव देता है कि साहब मेरी सड़क बनना है, मेरे ये ग्रामीण विकास में पानी का लाना है, ये सारी योजनाएं तो आपको प्रस्ताव देना पड़ते हैं, विधायक की लेटर पैड पर जाता है वो सब। यदि वो अस्वीकृत हुए हैं तो पक्षपात हुआ है, यदि वो अस्वीकृत नहीं हुए हैं तो ये केवल राजनीतिक स्टंट है कि आपने बोल दिया और फ्री हो गए। ये चलिए ठीक है, समय खत्म होता है। सुरेश शर्मा, चुनाव आयोग जो है वो किसी चुनाव आयोग जो है, जी आप कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यही है कि देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी तो सरकार की है ही, लेकिन जनप्रतिनिधि की तरफ से जो आपने कहा है कि ये आरोप निराधार हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि इस सीट का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि समीकरण जो है वो यहाँ के बेहद अलग यहाँ पर हो जाते हैं और मैदान में जिस तरह से दिग्गज है, ऐसे में ये कहीं ना कहीं साख का सवाल। शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दतिया में चुनावी रण सज चुका है, दावे भी हैं, वादे भी हैं और जीत का भरोसा भी है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यही कह रही है कि भाई सत्ता विरोधी माहौल है और हम जीतेंगे। जिस तरह से उमंग सिंघार का ये कहना था कि मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात और अहम यहां पर हो जाती है, आजाद समाज पार्टी, जिसने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। अब ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या दतिया की जनता अब किस पर भरोसा जताएगी? और इन्हीं सभी सवालों के जवाब अब आने वाले 3 अगस्त को मतगणना के दौरान मिलेंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।